हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले उसके केसेस पढ़ लेंगे, कंसिस्टेंट क्या रहता है और इनकंसिस्टेंट क्या रहता है। तो देखेंगे पहले अपन कंसिस्टेंट क्या है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है ना। ए एक्स इज इक्वल टू बी है। तो ए जो है ये कोइफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? कोइफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है। ये सब मैट्रिक्स ही है लेकिन टाइप अलग अलग फॉर्म है। इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? वेरिएबल। और ये जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स? कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट का पैटर्न पता होना। तो यहाँ पे ये तीनों भी ए एक्स इजिकल टू बी कौन सा मैट्रिक्स है आपको पता चल गया। ये है कोइफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये बी जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स है। फिर इसमें एक पैटर्न रहता ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसमें क्या रहता, ये ए और बी मिला के जो मैट्रिक्स बनता उसको हम सी बोलते। क्या बोलते? सी। तो ये ए बाय बी, इसको हम बोलते ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपका आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सब मैट्रिक्स ही है। अब ये कैसा पता चलेगा सर कहाँ से है? तो ये क्वेश्चन में आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया, इसको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन चेक करना पड़ता है कि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है। तो ये कैसा पता चलता? तो ये आपको पता चलेगा। नंबर वन, रैंक ऑफ ए, ये रो से डिनोट होता है, इसको हम रो बोलते हैं। रो नोटेशन है आर ए एन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, RAN के, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फिर रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ सी। अगर ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंस मैट्रिक्स। तो पहले कंसिस्टेंट निकालना पड़ता, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी के बराबर में रहे तो। अब इसमें आने के बाद में हम लोग को लिखना पड़ता नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। ठीक है। तो ये अननोन वेरिएबल के बाद में ये समझ लो पहले, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी। ए बोले तो ये वाला मैट्रिक्स, और सी बोले तो ए और बी को जो मिक्स करके मैट्रिक्स बनता उसका रैंक, क्या दोनों का रैंक इक्वल रहा। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल रहा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में। इतने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है, जो भी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड रहता है वो अननोन वेरिएबल बोलते हैं। क्वेश्चन लेंगे अपन तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी आपको ध्यान में रखना, इसके बराबर में आया अगर तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल मिला तो फिर आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। फिर या तो फिर ऐसा भी हो सकता, रैंक ऑफ ए के बराबर में रैंक ऑफ सी आ जाता। ठीक है। ये दोनों भी एक केस बोलूंगा मैं, रैंक ऑफ ए के बराबर में रैंक ऑफ सी आता, और लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। ठीक है। अगर ऐसा रहा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो है, यानी ए का मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक्स सी का रैंक बराबर है, बट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, समझा क्या? ये क्वेश्चन में आपके क्लियर होगा अननोन वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में आया, तो यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। इसको बोलेंगे मैनी, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। इसको हम बोलेंगे इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये आ गया नंबर टू, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डायरेक्ट अपन इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब रहेगा? जब दोनों का रैंक बराबर में रहेगा और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में रहेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही आंसर आएगा इसका। अगर नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल के बराबर में रहेगा, तो इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन देगा। इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन या मोर सॉल्यूशन, हर एक बुक में अलग अलग रहता।
एक से ज्यादा सोल्यूशन देगा। या फिर नंबर 2 क्या है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी रहे तो इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको पैटर्न पता होना। अब आप बोलेंगे सर ये ए एक्स बी क्या है, तो ये क्वेश्चन में जैसे प्रॉब्लम लेंगे ऑटोमेटिक क्लियर होगा। तो हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, चलो देखते हैं प्रॉब्लम। अभी एग्जामिंग वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इफ इट इज पॉसिबल फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसको पहले फॉर्म में वन बाय वन फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम लेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कंसिस्टेंसी के और इनकंसिस्टेंसी के। ठीक है ना, तो अब आपको सबसे पहले लिखना अरेंज इन मैट्रिक्स। तो जैसे आप अरेंज इन मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपके ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो ए एक्स इज इक्वल टू बी कैसा आया, के मन में सवाल था ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी कैसा है। तो आप अरेंज इन मैट्रिक्स लिखे तो आपको 3 मैट्रिक्स ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा लाइक दिस। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स के बाजू वाला नंबर 4 है और एक्स ये वाई के बाजू वाला 2, ये 6 जेड के बाजू वाला, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 1 -3, ये लिखेंगे आप 15 -3 9। ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 8 -1 21। ठीक है, फिर आपको मैंने सवाल पूछा था ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये ए मिलता मेरे को, इसको मैं कैपिटल एक्स बोलता हूँ इक्वल टू, ये मेरा कैपिटल बी है, इट इज कॉल्ड एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा था कि सर ए कौन सा मैट्रिक्स आ गया, एक्स कौन सा आ गया। अरे भैया मैं बताऊंगा, मैं प्रॉब्लम आया ऑटोमेटिक क्लियर होता आपके। तो ये ए वाला मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो ए वाला मैट्रिक्स। कैपिटल एक्स किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड को बोलते हैं, जितने भी अननोन है, अननोन वेरिएबल। अब अननोन वेरिएबल बार बार बोल रहा था, तो इसमें एक्स वाई जेड को हम अननोन वेरिएबल बोलते हैं। कोई कोई प्रॉब्लम में x1 x2 x3 देता, तो दैट इज कॉल्ड एज अननोन वेरिएबल। और ये जो बी वाला मैट्रिक्स इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये 8 -1 21। ठीक है, तो अब आपके पास में प्रॉब्लम आ गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से लिख लो। ए का मैट्रिक्स कौन सा है, तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड वाला, दैट इज कॉल्ड एज ए। ए क्या है मेरे पास, 4 -2 6 1 1 -3 15 -3 9। ठीक है, अब बी वाला मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, तो राइट हैंड साइड में जो रहता है वो बी रहता। अरे क्या बात है सर, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि यार किस तरह सॉल्व होगा, अभी आ गया मेरे समझ में। ठीक है, अब मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा सी। तो सी कैसा बनता, तो सी बनता है लेट सी इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है ना, मुझे प्रॉब्लम करन दो, मैं आपको सब समझा दूंगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कंसिस्टेंसी के और इनकंसिस्टेंसी के। ठीक है, अब इसका भी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो लेट सी कैसा बनेगा देखना मेरे दोस्तों, तो सी बनेगा आपका 4 2 6 1 1 -3 15 -3 9, फिर ये लिख लेना 8 -1 21। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स इस तरह, ये लाइन नहीं भी ड्रॉ करे तो चलता, समझाने के लिए हो रहा हूँ। ये जो ए से मिला और जो बी से मिला उसको हम सी मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, सी मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हाँ, अभी ये लाइन हटा लेंगे अपन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसका रैंक निकालना है तुझे और इसका रैंक निकालना है, दोनों का रैंक चेक करना है, इक्वल आ गया और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में आ गया, दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट मैट्रिक्स। कंसिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। अगर अननोन वेरिएबल से कम आ गया, रैंक दोनों की बराबर में आ गई, तो हम इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट मैट्रिक्स। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आएगा, कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन। अब आप एक बार समझ लो, पहला केस क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर में आया तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, नंबर लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल आया तो इसको टाइम पे वो देगा इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन और मोड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो केस है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी आ गया तो इनकंसिस्टेंट, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। डायरेक्ट आ गया, दोनों बराबर नहीं आया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों बराबर आ रहा, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर में आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रहा
तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन। तो हम जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो मैंने बोला वही आपको मैंने लिखाया पहले। अब आपको वन बाय वन रैंक निकालना है। किसकी रैंक निकालना है? सबसे पहले सी की रैंक निकालना है। तो सी को हम रैंक निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखते हैं रैंक किस तरह निकलती है। अब हम लोग इसका रैंक फाइंड कर लेंगे। अब रैंक फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लेके आ जाओ तो आसान हो जाता। तो R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये आ जाएगा आप सी का यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ये 1 1 -3 -1 4 -2 6 8, अब ये 15 -3 9 21। ठीक है, अब ये रूल आपको पता है सब बच्चों को कि आपको इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, ये जीरो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 को जीरो करेंगे। आपका रैंक मैट्रिक्स हो गया तो ऑटोमेटिक क्लियर होता। 4 को जीरो किस तरह करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 -4R1। ठीक है, फिर इसी को भी जीरो कर लेंगे हम लोग 15 को। R3 चेंजेस टू R3 माइनस यानी R3 माइनस 15 R1। ठीक है, अब ये ऑपरेशन को हम साइड में लिख लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले R2 वाला ऑपरेशन करेंगे। R2 का वैल्यू कितना है? 4 -2 6 8, फिर 4R1। 4R1 मीन्स व्हाट सर? R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ये बेसिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो आप लोग। 4 4 -12 -4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करें। अब ये क्या करें हम लोग? R2 -4R1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है ना, रैंक मेथड अगर आपने देखे हुए हैं तो ऑटोमेटिक ही समझता है सब। ये 4 -4 0 होता, ये -6 होता, ये 18 होता, ये प्लस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। ये ऑपरेशन हो गया। अब ये ऑपरेशन करने हैं R3 -15 R1। सर समझा नहीं मेरे को। अरे यार मुझे इसको जीरो करना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 -4 0। ठीक है, अब मुझे इसको जीरो करना है तो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 -15 0 हो जाएगा। इस तरह आपको ऑपरेशन करना है। ये आपके लिए तो बेसिक भी बता रहा हूं मैं। R3 पहले लिख रहा हूँ। R3 क्या है देखो, नहीं समझता तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, ऑटोमेटिक क्लियर होता। R3 -15 R1, तो R3 आ गया आपका 15 -3 9 21। 15 R1, 15 R1 क्या है? R1 को 15 से मल्टीप्लाई, ये देखो ये 15 15 -45 और ये -15। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा सर, ये -18 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा और ये वाला 36 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन 36 हो गया। रख दो ऑपरेशन। किस किस में चेंज आया? जिसमें चेंज आ रहा वो वैल्यू रख दो। तो पहला जिसमें चेंज नहीं आ रहा है एज इट इज रख दो, 1 1 -3 -1। अब फिर दूसरा क्या है? R2 में चेंज आ रहा है। R2 का वैल्यू क्या है? 0 -6 18 12 हो जाता, 0 -18 54 36 तरह। ठीक है, अब आपको सॉल्व करेंगे तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे प्रॉब्लम को, हमेशा आपने ये ध्यान देना जैसे आपको रैंक सॉल्व करना है तो जितने भी 1 के नीचे वाले नंबर उसको जीरो करते हुए चलना। पहली स्टेप तो वही करना। एक बार जीरो हो गया ऑटोमेटिक आपको हिंट मिल जाती। अब आप क्लियरली समझ लो, अगर मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे नीचे वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। अरे क्या बात है सर, तो मैं करूंगा R3 चेंजेस टू R3 -3R2, R3 -3R2। अब R2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 0 आ जाएगा। 3 6 18, 18 -18 0 हो जाएगा। और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करा 54, 54 -54 0 हो गया। और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा 36 -36 0। तो किस में चेंज आ रहा? R3 में चेंज आ रहा। तो आपको R3 एज इट इज लिखेंगे, 1 1 -3 -1, ये 0 -6 18 और ये 12। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 0 0 0 0 आ गया, डायरेक्ट आ गया 0। अब आपको रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी सेपरेट करके लिखना है। क्या लिखना है? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी। अगर आप इसका रैंक निकालेंगे, पहले मैं सी का रैंक निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सी का रैंक क्या निकलेगा? बोलो रैंक ऑफ द सी। रैंक ऑफ सी व्हाट? तो ये रो से डिनोट करता है तो रो लिखता हूं। आप RAN ऐसे भी लिख सकते हैं, RANK। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं रैंक ऑफ सी। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज,
रैंक ऑफ सी भी लिख सकते हैं, रो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कौन से है? तो एक ये है और एक ये, इसको काउंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। जिसमें टोटल जीरो आता है उसको काउंट नहीं करते। नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज, रैंक कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज इज कॉल्ड एज रैंक। तो रैंक ऑफ सी क्या आ गया आपका? 2 आ गया। क्या आ गया? 2। अब आपको रैंक ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे चेक करना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेंगे। तो देखना मेरे दोस्तों, इसको अलग अलग मैट्रिक्स बना के लिख लो। अगर आप नोटिस करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या रहता, तो अगर आप देखेंगे तो ए मैट्रिक्स ये वाला रहता है। इस साइड वाला ए मैट्रिक्स रहता, इधर वाला बी रहता। तो मुझे ए का काम है तो मैं ए निकाल लूंगा। तो मैं कैसा निकाल लूंगा? ए 1 1 -3 0 -6 18, और ये क्या रहेगा? 0 0 0। ठीक है, तो भी रफ करके थोड़ा सा, हाँ आ गया। अब चेक करना, अब मुझे बताओ रैंक ऑफ ए क्या है? तो सर रैंक ऑफ ए भी 2 ही है। अरे क्या बात है सर, रैंक ऑफ ए क्या है? 2 आ गया, बराबर। अब रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 2 आ गया। अब ए तो पता है ना आपको, सी क्या कैसे बनता? ए और बी को मिला दिए तो सी मिल जाता। सी को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैंने क्या करा, मुझे किससे रिलेट करना है? एक तो सी चाहिए और ए चाहिए। ए कहां से मिलता? जो साइड में दिख रहा है आपका ये पोर्शन ए रहता, इसको निकाल लो, उसका भी रैंक चेक कर लो। मैंने चेक किया दोनों का रैंक, ये 1 और ये 2, तो ये तो काउंट नहीं होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो, जिसमें टोटल जीरो तो उसको काउंट नहीं करते, तो इसका भी 2 आ गया रैंक। ठीक है, फिर आप एक सेंटेंस लिख लेंगे, नाउ रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब आपके साथ और एक झगड़ा है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल बताना है आपको। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो इसमें अननोन वेरिएबल कितने थे? अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो आ जाओ इधर, पीछे आ जाओ। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या क्या था? एक्स था, वाई था, जेड था, 3 थे। ठीक है ना, 3 थे। ठीक है, अब आ जाओ इधर वापिस। तो ये 3 थे, ये तो 2 आ गया। तो ये क्या हुआ? लेस देन, ये क्या हो गया? आपके नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं? 3 है। रैंक कितनी आ गई? 2 आ गया। ठीक है ना, फिर आपको मैं समझाता हूं क्या प्रॉब्लम था। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर आ गया, और लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में आ गया। अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है तो कौन सा सॉल्यूशन रहता है? इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन। क्या आता है? इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन। तो ये वाला केस बनेगा वो। ठीक है, ये केस बनेगा ना, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपका आ गया यूज ए इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन। चेक करना, आ जाओ इधर। अब आप लिखेंगे लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल 3 है, रैंक कितने आ गई? 2 आ गए। ठीक है, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो है, बट क्या है? अननोन वेरिएबल से कम है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेंगे, फिर आगे लिख लेंगे इट गिव्स इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। इट गिव इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो अब आपको इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन निकालने का है। तो वापिस आपको इक्वेशन में रखना पड़ेगा वैल्यू। कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे। कौन सी इक्वेशन में? ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे अपन। ठीक है ना, अब इसमें जाके रखेंगे जो भी हो, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन है, याद रखना आपको। ठीक है, आ जाओ इधर साइड में। ठीक है, अब आपके पास ए का वैल्यू क्या है? ये है, और बी भी यहां से ले लो, तो बी भी निकाल लो। तो बी का मैट्रिक्स क्या हो गया? चेक करो बी का मैट्रिक्स क्या है? -1 12 0, -1 12 और ये 0। ये हो गया बी का मैट्रिक्स। अब इसको यूज करके आपको सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। अब हम लोग इक्वेशन 1 में देखेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिए इसको साइड में ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। अब रख दो वैल्यू ए का। अब ए का वैल्यू क्या आ गया आपको? ये कौन सा वैल्यू? जो सॉल्व करने के बाद वाली वैल्यू क्या मिली आपको? ठीक है, ये 0 -6 18 0 0 0, और ये x तो पता है आपको, एक्स वाई जेड रहता है, नंबर ऑफ वेरिएबल रहता है, अननोन वेरिएबल। और ये b का वैल्यू जो राइट हैंड साइड में, वो सॉल्व करने के बाद जो मिला वो, हाँ वो नहीं, पहले वाला सॉल्व करने के बाद में मिला वो वैल्यू, ये हो गया आपका। ठीक है,
अब आपको सॉल्व करेंगे। अब देखना मेरे दोस्तों, इसको अब आपने क्या करे, पहले हमने क्या करे, अरेंज इन मैट्रिक्स करे, अब रीअरेंज इन सिस्टम। तो ये ध्यान देना, रीअरेंज इन सिस्टम। तो सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, चेक करना। तो रीअरेंज इन सिस्टम, तो इसको पहले वाले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, बोल बोल के थक गया मैं। ठीक है, अब चेक करना फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू क्या है, पहला नंबर -1। अब दूसरे वाला 0, पहला वाला x तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं होता, अब ये -6 को y से, तो -6y और 18 को z से, प्लस 18z इज इक्वल टू क्या है बेटा, दूसरा नंबर 12 आ गया। तीसरा वाला तो टोटल 0 सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअरेंज इन सिस्टम, यानी जो मैट्रिक्स में दिया हुआ था उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो, इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, साइमल्टेनियसली इक्वेशन में। अब ये जो कौन सा है, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप या एक वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे या साइन कर लेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो निकलेगा इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। तो जो भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ टी के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, टी के। तो जैसे आपने रख दिए वैल्यू, तो यहाँ पे देखना क्या देंगे हम लोग, मान लो ये अगर आपने रख दिए पुट y इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी, तो जहां जहां y है वहां t रख दो इसमें, हाँ पहले इसके अंदर इक्वेशन में। तो ये 6t प्लस 8z इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये -60 उधर गया तो +60 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 18z प्लस 60 प्लस 12 बराबर। अब यहाँ से 6 सब में दिख रहा कॉमन, तो 6 से डिवाइड कर दो, या 6 कॉमन निकाल लो, ऐसा भी कर सकते हो। 6 कॉमन निकालेंगे तो बेटर रहेगा। में से 6 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचता, यहाँ पे बचता सिर्फ 2, सिर्फ t बचता, सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, तो 12 में से 2 बाहर निकल गया, 6 बाहर निकल गया तो 2 आता। ठीक है ना, और ये कैंसर, आपको समझाने के लिए 8 3 जा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, कैंसल हो गया। तो 3z इज इक्वल टू t प्लस 2। नाउ z इज इक्वल टू t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखेंगे हम इक्वेशंस में। यहाँ पे z का वैल्यू भी रख दो और y का वैल्यू भी रख दो। y का वैल्यू क्या है, t है, t रख दो। अब रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा फिर आपका x प्लस, तो कहीं पर भी निकाल सकते, स्पेस नहीं है सर, तो यहाँ पे। ठीक है ना सर, समझा नहीं मेरे को, पहले हमने क्या किया, y का वैल्यू t रख दिए, इससे z मिल गया मेरे को, तेरे पास y भी आ गया, z भी आ गया, आ गया। अब मुझे x चाहिए, तो x के लिए इक्वेशन 1 में ही जाना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अब वैल्यू रख दो आप 1 बाय 1, तो x प्लस y इज वॉट, t, तो t रख दो, प्लस, प्लस है क्या, माइनस है, माइनस 3z, z का वैल्यू क्या है, देखो क्या बात है सर, t प्लस 2/3, 3 3 कैंसिल हो जाता, अरे क्या बात है, और ये -1 बचा, ये आ गया -1, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया। x प्लस टी माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया टी भी कैंसिल हो गया, अरे क्या बात है सर, और x का वैल्यू आ गया आपके पास, माइनस उधर गया तो प्लस हो जाता, चेक कर लेना, ये -2 उधर गया तो +2, और ये -1। ठीक है, ये -1 एज इट इज, ये -2 उधर गया तो +2, पहले लिख लिया मैंने, फिर 2 - 1 कितना होता, 1 होता। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। आपका इतना आंसर सही आ गया कि आपका t भी कैंसिल हो गया, आ सकता, हो सकता है कैंसिल, हाँ हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू t और z का वैल्यू t प्लस 2/3। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, t की वैल्यू पर डिपेंड करता कि y क्या आएगा, y से डिपेंड करता कि z क्या आएगा, और z से डिपेंड करता कि x क्या आएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर t का वैल्यू कुछ और, y का वैल्यू कुछ और अज्यूम करते थे अपन, जैसा कोई बच्चा z अज्यूम करता तो कोई और आंसर आता, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये कौन से केस में आता, ये कौन से केस में आता, जब रैंक ऑफ a बराबर रैंक ऑफ c रहता, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रहता। नंबर ऑफ वेरिएबल मैंने आपको बोल बोल के थक गया, जो भी एक्स वाई जेड रहता उसको वेरिएबल बोलते, अगर उसकी रैंक उससे कम आई तो समझ जाना इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी का,
और कंसिस्टेंसी का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन सब क्लियर हो जाएंगे आपके। इस तरह आपको प्रॉब्लम देखना है, 1 बाय 1 वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, ये आपका x का वैल्यू, ये y का, और सॉरी ये z का और ये y का, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।